में हम लोग क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दोस्तों ये सवाल आपके लिए नया होगा, इससे पहले आप इस प्रकार के सवाल को नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। अगर सबसे पहले आपको पता रहेगा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, तब तो आप बताएंगे कि ये वाला किस प्रकार का है। दोस्तों दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। अब दोस्तों शांत और अशांत में अंतर क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों किसी भी सवाल को हल करने से पहले आप उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और मेरी रूल है कि सबसे पहले मैं किसी भी सवाल को हल करने से पहले मैं उसकी बेसिक बातों को समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस किताब को मैं हटा करके इस सवाल को अपने पेज पर लिख लिया हूँ और मैं आपको बहुत ही आराम से विस्तार समझाऊँगा। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आसानी से किसी प्रकार के सवाल को हल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस सवाल को यहाँ पर पेज में लिख लिया है। दोस्तों यहाँ पर उसी सवाल को हमने लिखा है जो कि मैंने आपको दिखाया था। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है। मान लीजिए अगर आप भाग देते हो 10 में 4 से, कितना से 10 में भाग देना है 4 से, तो आपको पता है कि अगर आप 10 में भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाए होंगे, हो गया होगा 20। इस प्रकार से 4 पच्चे 20, यानी कि यहाँ पर 2.5 आया। इसी प्रकार से अगर मैं भाग दूँ 6 में 4 से तो क्या होगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, दशमलव करेंगे 20 हो गया होगा, 4 पच्चे 20। इसी प्रकार से अगर मैं भाग दूँ 5 में 4 से तो क्या होगा, 4 एकम 4, 1 शेष बचा होगा, दशमलव करेंगे 10 हो गया होगा, 4 दूनी 8, 2 बचा होगा, हो गया होगा 20, 4 पच्चे 20। यानी कि इसके बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पर पूरा कट जा रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 में भाग दिया था 4 से तो 4 दूनी 8, 2 बच्चा, दशमलव करेंगे 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20। इस प्रकार से यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या पूरा कट जा रहा है। अब दोस्तों अगर इसी प्रकार से अगर आप भाग देंगे 10 में 3 से, कितना में, 10 में 3 से, तो आपका हो जाएगा 3 त्रिकी 9, 1 बचेगा, दशमलव करेंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिकी 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिकी 9। यानी कि इसी प्रकार से 3 3 आते रहेगा, कभी भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कट करके शांत हो गया था, इसलिए इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और ये वाला कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आपका एक शेष आते रहेगा, और इसी प्रकार से ये वाला भाग अगर आप पूरी उम्र काटेंगे तब भी नहीं ख़त्म होगा। यानी कि ये वाला शांत नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि दशमलव के बाद जो पूरा कट जाए उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, और जो नहीं कटेगा यानी कि जो शांत नहीं होगा इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अब दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर सवाल में बोला है कि सबसे पहले आप भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि सबसे पहले आपको दशमलव रूप में लिख करके दिखाना है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप 36 में भाग देंगे 100 से तो कुछ नहीं करना होता है। अगर किसी भी संख्या के हर में, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 1 पर जितना जीरो होता है तो उससे आपको भाग देना एकदम आसान होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है तो आप यहाँ पे राइट साइड से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यानी कि आपको 36 के सामने दशमलव लगा देंगे तो आपका भाग हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कहीं भी इस प्रकार संख्या मिलेगा, बट्टा में 10, बट्टा में 100, कुछ भी, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे 3000 मान लीजिए 35 है, अगर इसके बट्टा में 100 है तो कुछ नहीं करेंगे, आप
आप राइट साइड से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यानी कि 30 के बाद दशमलव लगाएंगे, ये आपका भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 10 होता तो यहाँ पर 1 पर 1 जीरो है, तो यहाँ पर 1 गिन करके यहाँ लगा दे दशमलव, यानी कि 303.5, यानी कि 1 पर जितना जीरो रहेगा उतना ही अंक आप गिनेंगे, 1 2 3 4, और इस प्रकार से दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे मेन बात तो ये है कि अगर किसी भी संख्या के हर में 1 पर चाहे जितना जीरो हो, अगर उसको भाग देंगे तो ओ वाला पूरा पूरा कट जाता है और ओ वाला शांत दशमलव प्रसार होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये वाला तो हमने यहाँ पे एक लाइन में आपको बता दिया किस प्रकार से करनी है, और ये वाला हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1/11 है, तो यहाँ पे कोई भी आपका आइडिया काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको भाग देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 1/11 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 1 को लिखेंगे अंदर और भाग देंगे 11 से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर भाग देने आती होगी। अब दोस्तों आप भाग दे करके लिख देंगे कि ये वाला शांत है कि अशांत है। अब दोस्तों अगर आप भाग देंगे और आपका भाग बहुत लंबा जाएगा तो आप कहेंगे कि पता नहीं आगे चल कर शांत हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपको क्लियर कैसे करना है कि ये वाला शांत है कि नहीं है। दोस्तों आपको भाग देने से पहले ही पता हो जाएगा कि ये वाला शांत है कि नहीं है। उसका रूल ये है कि किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 1/11 है तो इसके हर के गुणनखंड, यानी कि 1/11 में हर कौन सा है, हर 11 है। अगर 11 गुणनखंड अगर 2 और 5 आता है तो आप समझिएगा कि शांत होगा। अगर इसके अलावा और कुछ आता है तो वो वाला शांत नहीं होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3/8 है, तो यहाँ पे अगर आप 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आएगा, यानी कि इसके गुणनखंड में केवल 2 आया है, तब भी शांत होगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए 3/25 होता तो क्या है कि यहाँ पर 3/25 का जो हर है 25 है, अगर 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 आएगा, यानी केवल 5 आ रहा है। अब दोस्तों केवल 5 आएगा तब भी शांत होगा, यानी कि अगर 2 आएगा केवल तब भी शांत, केवल 5 आएगा तब भी शांत। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है, अगर आप 100 का करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आया है, तब भी शांत होगा। लेकिन दोस्तों अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर केवल 2 हो तब भी शांत, केवल 5 हो तब भी शांत, अगर 2 और 5 दोनों आया हो तब भी शांत। लेकिन इसके अलावा अगर और कुछ आएगा तब आपका अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहले ही चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ से आपको लगता है शांत है तो आप तब तक भाग दीजिएगा जब तक कि ये वाला पूरा पूरा कट न जाए। अगर अशांत रहेगा तो अशांत रहने के बाद क्या करेंगे कि आप देखिएगा कि अगर आप भाग देते हो तो संख्या कहाँ पर दोहराती है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने भाग दिया 10 में 3 से, तो क्या हो रहा है कि 3 3 9, 1 बच रहा है, दशमलव करेंगे फिर 10 हो गया, 3 3 9, 1 बच जा रहा है, यानी कि एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है। अगर संख्या दोहराना शुरू हो जाएगा तो आप समझिएगा कि ये वाला शांत कभी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर अशांत रहेगा तो आप वहाँ तक करेंगे जहाँ तक संख्याएं दोहराना शुरू ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप करके दिखाएंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे, इसलिए मैं इस सवाल को पूरा नहीं करता हूँ। दोस्तों अगर सवाल मान लीजिए सही के रूप में रहेगा तो क्या करते हैं ना कि इसका गुणा कराएंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी कि 4 × 8 32, 32 × 33 बटा 8। अब दोस्तों इसको तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये वाला शांत है कि नहीं है। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके हर में 8 है, यानी कि इसका गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 है, यानी कि सिर्फ 2 है। तो आपको पता है ये वाला शांत है। अगर शांत है, अगर आप 33 में भाग देंगे 8 से तो ये वाला दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से आप दिखाइएगा भाग दे के, क्योंकि यहाँ बोला है कि दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि आपको भाग दे करके इसका जो भागफल आएगा उसको लिखना है। उम्मीद है कि आप इस प्रकार से कर पाएंगे। अब देखते हैं अगली सवाल को, यानी कि यहाँ पर अगला सवाल हमने लिखा है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है, बोला है कि आप जानते हैं कि
1/7 बराबर 0.142857 और इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं बार। यानी कि जिस प्रकार से मैंने आपको पीछे समझाया था कि अगर 3.3333 बार बार आ रहा था, यानी कि जब आपने 10 में भाग दिया था 3 से, तो क्या हुआ था कि 3.3333 पूरी उम्र अगर आप काटते तब भी ख़त्म नहीं होता। तो इसी को क्या लिखते हैं ना कि 3.3 के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, यानी कि ये वाला 3 हमेशा आपका आएगा। अगर यहाँ पर इतने के ऊपर बार लगा हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि 7 के बाद वाला जो संख्या आता वो वाला फिर 1 4 2 8 5 7 आता, और इसके बाद मतलब ये वाला बार बार आता है इतना संख्या। तो इस प्रकार से इसके ऊपर ऐसा लगा दिया है। अब दोस्तों ये बोला है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी कि इसमें यह पूछा है कि आपको बिना लंबा भाग दिए ये बताना है कि जो इसकी दशमलव प्रसार है क्या है, और अगर आप जानते हैं तो कैसे बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1/7 का मान आपको पता है कितना, 0.142857। अब दोस्तों इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है। अब दोस्तों मान पूछा है 2/7 का। आपको पता होगा कि आप 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, क्योंकि 2 अपने स्थान पे, यहाँ पर हमने 1/7 लिखा है तो इसका क्या कर सकते हैं 2 एकम 2/7 अपने स्थान पर जाएगा। यानी कि आप 2/7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, क्योंकि जब 2 गुणा करेगा 1 में तो 2 एकम 2/7 हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला 2 अपने स्थान पे गुणा इसका मान आपको पता है, यानी कि 1/7 का मान पता है कितना है 0.142857। अब दोस्तों जब इतना हो गया तो क्या कराएंगे कि आप इस 2 से गुणा करा लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौका 8। इस प्रकार से दशमलव 0 और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे लगता है कि भाग देने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर 2 होगा और इसके बाद दशमलव फिर 0। इस प्रकार से आप गुणा करा के लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 3/7 है तो इसको आप लिखेंगे 3 गुणा 1/7 और यहाँ पर 3 गुणा 1/7 का मान रख करके 3 से गुणा करा लेंगे। इसी प्रकार से सबका आप कर लेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस चैप्टर का, जो कि तीसरा सवाल है। दोस्तों यहाँ मैं आपको तीसरा सवाल को दिखाता हूँ। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरा। यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और बेहतरी। अब दोस्तों हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर तीसरा को, यानी कि सवाल में बोला है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि P/Q का मतलब है कि आपको इस सवाल को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अंश और हर के रूप में व्यक्त करना है। और बोला है कि यहाँ पर P और Q यानी कि अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, और यहाँ पे जो हर है यानी जो Q का मान है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई अंक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला सवाल है 0.6 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है। अब दोस्तों अगर आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा तो पहला स्टेप ये है कि जो सवाल रहेगा इसको मानेंगे x बराबर, यानी कि आप लिखेंगे x बराबर 0. दोस्तों हमने बोला था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला संख्या दशमलव के बाद पूरी ज़िंदगी आते रहेगा, यानी कि बहुत बार आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कम से कम 3 बार लिख लेंगे,
यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत बार लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम से कम 3 बार लिख लेता हूँ। अब दोस्तों इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, कितना से, 10 से गुणा करने पर। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे 10 से गुणा क्यों करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बार लगा हुआ है केवल एक ही संख्या पर लगा हुआ है। अगर ये वाला 2 ठो संख्या पर होता तो यहाँ पे मैं 100 से गुणा कराता। अगर 3 ठो संख्या पे होता तो यहाँ पे मैं 1000 से कराता। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही संख्या के ऊपर ये वाला बार लगा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे 10 से करा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा करेगा x में तो 10x बराबर। अब दोस्तों अगर आप इसमें गुणा कराएंगे 10 से तो 0.1 अंक इधर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 6.26। तो 1 ठो 6 मैं यहाँ पे अपने से और लिख लेता हूँ, क्योंकि पहला वाला समीकरण में दशमलव के बाद 3 ठो 6 था। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे दशमलव के बाद 3 ठो 6 लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको जितना जी चाहे उतना 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। दोस्तों हमने लिखा है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666, और यहाँ पे जो समीकरण 1 है कितना है, x बराबर 0.666। दोस्तों हमने बोला है घटाने पर, यानी घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस। यहाँ पर ऊपर है 10x, नीचे है केवल x, यानी कि यहाँ पे एक छुपा है। जब 10 में से घटेगा 1 तो बचेगा 9x बराबर, यहाँ पर जब 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ बचेगा 6, यानी कि 6.000। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर केवल 6, क्योंकि दशमलव के बाद अगर संख्या 9 हो, केवल 0 हो, तो इस दशमलव कोई मतलब होता नहीं है। तो इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 6, ये वाला है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टा में। इस प्रकार से यहाँ पे x का मान हो गया 6/9। इसको आप 3 से काट भी सकते हैं, यानी 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, यानी कि x बराबर 2/3। ये हम लोग का आंसर हो गया, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि p/q दोनों पूर्णांक हैं, और यहाँ पर जो q है यानी जो हर है 0 नहीं है। तो इस प्रकार से आप पहले सवाल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 2 और 3 है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 2 और 3 है, इसलिए आप सवाल नंबर 2 और 3 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि अगर पहला सवाल आ गया दूसरा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल दूसरे प्रकार का है, इसलिए आप तीनों सवालों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा सवाल अब मैं हल करूँगा। यहाँ पर दूसरा सवाल है 0.477 के ऊपर बार लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक संख्या था और उसके ऊपर ऐसा बार लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है और जो बार लगा हुआ है केवल एक ही संख्या के ऊपर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से करते क्या है ना कि इसको आप सबसे पहले तो इधर लाएंगे, यानी कि जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको आप दशमलव के बाएं साइड पहले लाएंगे। जब आप पहले लाएंगे तब आपका कुछ बात बनेगा, यानी कि अगर आप इस 4 को इधर लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि आपको इस वाले में 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ पे चला आएगा। तो इसको यहाँ मानेंगे x बराबर 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ। आप यहाँ पे ऐसे ही मानेंगे, इस प्रकार से इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर,
10 से गुणा कराने पर। दोस्तों जो मैं 10 से गुणा करवा रहा हूँ वो वाला इसके वजह से नहीं करा रहा हूँ, इस 4 को दशमलव के इधर लाने के लिए करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप समीकरण 1 में गुणा कराएंगे 10 से तो हो जाएगा 10x और यहाँ पे बराबर ये वाला 4 आएगा इधर तो हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार। अब दोस्तों जैसे ही ये वाला जो 4 है दशमलव के इस साइड आता है तो यहाँ पे इस 7 को आप 3 बार लिख लीजिए पहले की तरह, यानी कि ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए जब 4 आया होगा इधर यानी कि दशमलव के इस साइड तो जो बार लगा होगा केवल एक ही संख्या के ऊपर लगा होगा। अब दोस्तों आप फिर लिखेंगे कि समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में 10 से गुणा कराने पर, कितना से, 10 से। अब दोस्तों ये वाला 10 से जो मैं करवा रहा हूँ वो वाला जो एक संख्या बार लगा हुआ था इसीलिए करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे गुणा कराने पर। अब दोस्तों जब इसमें गुणा होगा 10 से तो हो जाएगा 100x बराबर, जब आप इसमें गुणा कराएंगे 10 से तो एक अंक दशमलव इधर चला आएगा, यानी कितना हो जाएगा 47.77 डॉट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ठो अपने मन से लिख लेता हूँ क्योंकि समीकरण नंबर दूसरा में 3 ठो साथ है। तो इस प्रकार से आप इसको मानेंगे तीसरा। अब दोस्तों समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, समीकरण 2 और 3 से मतलब रहेगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब दोस्तों समीकरण 3 है 100x बराबर 47.777 और यहाँ पे समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777। इस प्रकार से यह है समीकरण तीसरा, यह है दूसरा। अब दोस्तों जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, यहाँ पर जब 100 में से घटेगा 10 तो बचेगा 90x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 0 यानी कि इधर पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब 7 में घटेगा 4 तो बचेगा 3 और यहाँ पे 4 यानी कि 90x बराबर हो जाएगा 43। अब दोस्तों आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 43/90। अब ये वाला कटेगा नहीं कोई से, अगर कोई से नहीं कटेगा तो ये वाला आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ये वाला p/q के रूप में हो गया और यहाँ पे जो q है 0 के बराबर नहीं है, यानी कोई ना कोई संख्या है। तो इस प्रकार से इस सवाल को बहुत ही आसान तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो सवाल नंबर तीसरा है इसको मैं केवल आपको समझा दूंगा, आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है 0.001 और इसके ऊपर तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 0.001, 0.001, 0.001 बार बार आया होगा, यानी कि ये वाला तीनों बार बार आता होगा दशमलव के बाद, इसीलिए यहाँ पे दशमलव के बाद इन तीनों पर ऊपर बार लगा दिया गया है। अब दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार का सवाल होता है तो क्या करेंगे कि आप शुरू में ही x बराबर 0.001 मान लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपने इस 4 को इधर लाया था, लेकिन यहाँ पर आप कुछ नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद जो 3 ठो संख्या है तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन इसमें केवल एक ही के ऊपर लगा हुआ था, एक के ऊपर नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 4 को इधर लाना था, इसीलिए हमने 10 से गुणा कराया था। अब दोस्तों जैसे ही आप समीकरण 1 मान लेते हैं तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, कितना से, 1000 से, क्योंकि हमने बोला है कि जितने के ऊपर बार लगेगा एक पर उतना ही 0 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 3 ठो पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 1 पर 3 0 से गुणा कराएंगे, कितना से, 1 पर 3 0 से, यानी कि 1000 से। तो इस प्रकार से अगर आप 1000 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर। अब दोस्तों जब आप 1000 से गुणा कराएंगे तो दशमलव यहाँ पर 3 अंक राइट साइड चला जाएगा,
यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 इधर हो जाएगा 0.001001001 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर 0.001001001 घटाएंगे तो बचेगा 999, इधर बचेगा x, यानी 1 बराबर 1/999, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को भी आप बहुत ही आसान तरीक़ों से जान चुके हैं। अब करेंगे सवाल नंबर यानी कि चौथा। दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर चौथा एकदम इजी है। बोला है 0.999 डैश 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 बहुत सारा दिया है। इसका मतलब ये है कि 999 आपका हमेशा आता रहेगा। अब दोस्तों हमने बोला है कि जो संख्या बार बार आता है उसे क्या करते हैं कि 0.9 लिख के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 9 बार बार आएगा। अब दोस्तों जिस प्रकार से आपने 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त किया था उसी प्रकार से आप इसको भी कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 5वां है जो कि लिखा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी कि ये बोला है कि अगर आप 1 में भाग देंगे 17 से तो ये वाला कितने अंकों के बाद, यानी कि दशमलव के कितने अंकों के बाद संख्याएं दोबारा दोहराना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ बोला है कि विभाजन प्रक्रिया द्वारा सिद्ध कीजिए, यानी कि जांच कीजिए। अब दोस्तों अगर आप 1 में भाग देंगे 17 से तो हमने यहाँ पे भाग पहले ही दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ भाग देता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। दोस्तों अगर आप भाग देंगे तो ये वाला भाग कुछ इस प्रकार से इतना लंबा होता है। अब दोस्तों इतना लंबा होने के पश्चात यहाँ पर लास्ट में एक शेष आता है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही 1 आ गया तो कहने का मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे शुरू में 1 था उसी प्रकार से आपको फिर से करना पड़ जाएगा। यानी कि दशमलव के इतने अंकों के बाद संख्याएं फिर से 0 5 8 8 2 5 जो भी है संख्याएं दोबारा आना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब तक संख्या यहाँ पे एक शेष बचती है, यानी कि जिस प्रकार से आप बची है इतना करने के बाद आप यहाँ पे डैश डैश कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके बाद संख्याएं फिर से दोहराना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भाग कर लेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 6वां। दोस्तो/, यहाँ पर सवाल नंबर 6वां है। मैं इसे आपको बताऊंगा नहीं, केवल समझा दूंगा, आप खुद से कर पाएंगे। यहाँ बोला है कि p/q जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है यानी जो हर होगा 0 नहीं होना चाहिए, लिखा है। यानी कि p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी दोस्तों ये बोला है कि आपको ऐसे संख्या लेना है, परिमेय संख्या, जिसका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, यानी कि इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 3/5 लिया, क्या लिया 3/5 लिया, तो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो उभयनिष्ठ केवल 1 है। दोस्तों कुछ लोग नहीं समझते हैं कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि अगर आप दोनों का गुणनखंड करेंगे तो उन दोनों में केवल 1 मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 6/8 तो क्या होगा, अगर आप 6 का करेंगे गुणनखंड तो 2 × 3 होगा। अगर 8 करेंगे 2 × 2 होगा, यानी 3 बार होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 ठो 2 ऊपर मिल गया, 1 ठो 2 नीचे भी मिल गया, तो इसका उभयनिष्ठ 2 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका उभयनिष्ठ केवल 1 ही होगा, क्योंकि 3 एकम 3 5 एकम 5 होता है। इस प्रकार से इसका केवल 1 होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ सवाल में ये बोला है कि आप कुछ ऐसे परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए जिसका उभयनिष्ठ केवल 1 हो, यानी कि
इन दोनों में कॉमन किसी का नहीं होना चाहिए और शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, और आपको ये बताना है कि उसके हर में कौन सा गुण होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले लिया 3/4, क्या लिया 3/4 लिया, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा केवल एक होगा, क्योंकि 3 का खंड 3 एकम 3, 4 का 2 गुणा 2 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मिलता है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से इसका उभयनिष्ठ केवल एक है। अब दोस्तों बोला है कि शांत होना चाहिए। हमने बोला था कि अगर हर का जो क्वालिटी होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, इसका गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या 2 या 5 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड केवल 2 है। अगर केवल 2 है तो शांत होगा, और इसका उभयनिष्ठ केवल एक ही है। तो इस प्रकार से आप और भी संख्याएं मान सकते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं 3/8 और यानी कि 5/4। इस प्रकार से आप ऐसी संख्या मानिए जिसका गुणनखंड 2 या 2, 5 दोनों हो और उसका उभयनिष्ठ एक होना चाहिए। यानी कि आप 7/8 मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में भी गुणनखंड केवल एक होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, और इस प्रकार से ये वाला भी शांत होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ सवाल नंबर 7वां। दोस्तों यहाँ बोला है कि ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी हो। अब दोस्तों अनावसानी का मतलब होता है कि अगर आप भाग दें तो वो वाला पूरा पूरा न कटे, यानी कि शांत न हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि कब शांत नहीं होता है, कब शांत होता है। तो उम्मीद है कि आप बता लेंगे 3 ठो उदाहरण, यानी कि 3 ठो परिमेय संख्या लिखना है जो कि शांत न हो। इसी प्रकार से यहाँ पे 8वां सवाल है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या पूछा है, यानी कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी संख्या में भाग देते हो और उसका जो भाग का जो आंसर आता है, भागफल आता है, वो वाला अगर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि भाग चाहे जितनी लंबी हो कोई बात नहीं, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो ये वाला परिमेय संख्या होता है। या तो पूरा न कटे लेकिन संख्याएं बार बार दोहराए, यानी कि 2, 5 आया तो 2, 5 बार बार आए, यानी कि यहाँ पर संख्या दोहरा रहा है, तो ये वाला भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन दोस्तों जो संख्या दशमलव के बाद पूरा पूरा न कटे और संख्या दोहराए भी ना, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पूरा पूरा कट गया था और यहाँ पे दोहरा रहा था, लेकिन अगर दशमलव के बाद कभी दोहराए भी ना और कटे भी ना, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 5/7 है और यहाँ पे 9/11 है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको भाग देना होगा 5 में 7 से और 9 में 11 से। तो जब दोनों का आंसर आएगा, मान लीजिए 0 पॉइंट कुछ भी आया, मान लीजिए 753 कुछ भी आता है, मान लीजिए 75364 कुछ भी आ रहा है, और इसका मान लीजिए 81734 मान लीजिए, मैं यहाँ पे मान लिया हूँ, कुछ भी मान लेना आपको। अगर इस प्रकार से आया है और बोलेगा कि इसके बीच का अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो बीच का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे 75 है, यहाँ 81 है, तो इसके बीच का ले लीजिए, यानी कि 75 के बाद 76, यानी कि 0.76। इसके बीच में कुछ और संख्या ले लीजिए जो कि इसमें आ रहा होगा, और यानी कि आपको बस शुरू चेंज कीजिएगा, बाकी कुछ मत चेंज कीजिएगा, जो आएगा आप 3 ठो ले लेंगे, 76, 77, 78, यानी कि 81 और 75 के बीच में होना चाहिए। 3 ठो आप ले लीजिए जिसका संख्या दोहराना भी नहीं चाहिए और पूरा पूरा कटना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि 0.7635 लिख के आप डैश 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 देंगे, यानी कि ये संख्याएं बहुत बार जा रही होगी। इस प्रकार से आप 3 ठो लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 9वां। यहाँ पर सवाल नंबर 9वां है, बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। दोस्तों अगर कोई संख्या कर्णिम हो और उसका बाहर ना निकले तो ये संख्या अपरिमेय होता है, यानी कि 23 का कभी बाहर नहीं निकलता है,
तो ये वाला अपरिमेय हो जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 225 का बाहर 15 निकलता है, तो कोई भी संख्या अगर करड़ी के बाहर होता है यानी कोई भी पूर्णांक और प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्तों, ये वाला परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया है तब भी परिमेय। और आप यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटा है और संख्याएं बार बार दोहरा भी नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 7 8 4 7 8 यानी कोई संख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है, तो ये वाला अपरिमेय होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 10 100 1000 10,000 यानी कि यहाँ पर भी संख्याएं दोहर नहीं रही है। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 1000 है यानी कि यहाँ पर 10,000 है, तो इस प्रकार से यहाँ भी नहीं दोहरा रहा है, तो ये वाला भी अपरिमेय होगा। दोस्तों ये वाला चैप्टर यानी कि 1.3 चैप्टर बहुत ही विस्तार से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।